पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, इससे रिलेटेड जो है आपको दो वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये सिटीजनशिप पार्ट 2 है। अगर आपने जो है सिटीजनशिप पर यानी कि नागरिकता पर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आपका टी.एच. मार्शल, मैरियम यंग और विल किमलिका, इन थिंकर्स के बारे में है। और ये थिंकर सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट या फिर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनका है उसको डिस्कस किया जाएगा। जबकि इससे पहली वाली वीडियो पे जो है हमने सिटीजनशिप के बारे में इन डेप्थ में एनालिसिस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको उस वीडियो का जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं यहाँ पर टी.एच. मार्शल, मैरियम यंग और विल किमलिका के ऊपर डिटेल्ड में डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि टी.एच. मार्शल को यदि देखा जाए तो जितना मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा हो, चाहे वो आपका CUT PG का हो, UGC नेट JRF के हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम्स हों, उसमें टी.एच. मार्शल और विल किमलिका इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर विल किमलिका और टी.एच. मार्शल, इसके अलावा साथ ही साथ मैंने मैरियम यंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो विभेदीकृत नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बने रहिए आप लोग। डिटेल में हम समझते हैं इस वीडियो में कि इन लोगों ने सिटीजनशिप के ऊपर अपना क्या कॉन्सेप्ट या क्या विचार दिया है। तो सबसे पहले हम टी.एच. मार्शल को देखते हैं कि नागरिकता संबंधित इनके क्या विचार रहे हैं। टी.एच. मार्शल का मत है कि नागरिकता की अवधारणा स्थैतिक न होकर उदारवादी पूंजीवादी समाज में लगातार विकसित होती रही है। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि नागरिकता संबंधित जो विचार है वो स्थैतिक नहीं, वो स्थायी रूप से एक जगह पे टिकी नहीं रहती, बल्कि ये समय और परिस्थिति के हिसाब से लगातार बदलती रहती है और ये विकसित होती रहती है। मार्शल की दृष्टि में नागरिकता अंतोगत्व एक सामाजिक परिस्थिति है, यानी कि अल्टीमेटली अ सोशल स्टेटस। वो इसे एक सोशल स्टेटस मानते हैं। कौन? टी.एच. मार्शल। मार्शल के अनुसार नागरिकता की पूर्णता तभी संभव है जब एक उदारवादी प्रजातांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य हो। वो नागरिकता वहीं पर होगी या फिर तभी नागरिकता को पूरी तरीके से संभव माना जाता है जब एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, पीछे भी हमने इसको डिस्कस किया था जो हमारी पिछली वीडियो थी, मैंने बताया था कि ये बुक जो है वो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। तो ये बुक आप बिल्कुल याद रखें कि सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास जो बुक है वो हमारे टी.एच. मार्शल ने लिखी है। तो इनकी ये किताब सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950 में ये प्रकाशित होती है। उसने एक पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य में नागरिकता की अवधारणा की खोज की। उन्होंने इस किताब में क्या कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत नागरिकता की अवधारणा कैसे उभरती है और कैसे नागरिकता की अवधारणा पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य में पाई जाती है, उससे संबंधित विचार जो है उन्होंने इस किताब में दिया है। और दावा किया कि ऐतिहासिक विकास क्रम में उदारवादी पूंजीवाद का एक सामाजिक प्रणाली का रूप धारण कर लेने और सामाजिक संरचना के विकसित होने के साथ नागरिकता की अवधारणा भी बदल जाती है, या फिर इसके अंदर भी बदलाव देखा जाता है कि जैसे जैसे समाज का जो दायरा होता है या समाज का जो क्रम होता है विकास का वो बदलता रहता है, तो उसी के हिसाब से जो सिटीजनशिप नागरिकता होती है उसके स्वरूप में भी उसमें भी चेंजेस आते हैं। ये कौन? टी.एच. मार्शल ऐसा मानते हैं। मार्शल ने सामाजिक वर्ग यानी कि सोशल क्लास को असमानता की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का दर्जा दिया है, या फिर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो सोशल क्लास को कहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। असमानता की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी,
इससे कौन जुड़े हुए हैं? ये हमारे टीएच मार्शल जुड़े हुए। ये आपसे जो है क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि असमानता की व्यवस्था या फिर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का विचार है, या फिर ये जो शब्द है ये किसने बोला है? तो ये टीएच मार्शल हैं, इन्होंने ये चीज़ बोला है। मार्शल के विश्लेषण के अनुसार एक सिद्धांत के रूप में नागरिकता जो है वो सामंतवादी प्रजातंत्रीय प्रणाली के पूंजीवादी प्रणाली में रूपांतरण के साथ विकसित हुई है। इनका क्या कहना है? इनका मानना है कि नागरिकता से संबंधित जो अवधारणा है या नागरिकता की जो ये विचार है ये कैसे पनपा है? वो राजतंत्रीय प्रणाली जब पहले थी, उसके बाद से जब राजतंत्र से निकलकर हम पूंजीवादी प्रणाली में तब्दील हुए, इसका जो ये रूपांतरण रहा है, इसमें नागरिकता का ये जो विचार है ये विकसित हुआ है, ये उभरा है। इसके अलावा यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि मार्शल ने नागरिकता का निर्माण करने वाले 3 अधिकार या फिर 3 अधिकारों के समूह का वर्णन किया है। ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि सीधा क्वेश्चन बोला गया है कि मार्शल द्वारा नागरिकता का जो निर्माण होता है या निर्माण करने वाले वो 3 अधिकार कौन कौन से हैं जिसको मार्शल ने चिन्हित किया है। तो सबसे पहला जो है वो है नागरिक या फिर कानूनी अधिकार, ये मार्शल के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा दूसरा है वो है राजनीतिक अधिकार, और तीसरा है सामाजिक अधिकार। ये वो 3 समूह हैं जो कि मार्शल ने नागरिकता के निर्माण करने वाले अधिकारों के रूप में इसको चिन्हित किया है। अब मार्शल बताते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि समाज में जो है अचानक से इसका निर्माण हो गया, ये इनका एक संरचना रही है, एक समय के अनुसार ये सारे अधिकार नागरिकों को मिलते गए हैं। तो सबसे पहला वही उन्होंने श्रेणी के रूप में इसको बांटा है। मार्शल मानते हैं कि इन तीनों में से प्रत्येक श्रेणी का एक खास सदी या फिर विशिष्ट इतिहास रहा है। सबसे पहला वो बताते हैं कि ये जो नागरिक या फिर कानूनी अधिकार है ये मुख्य रूप से कब? 18वीं सदी 18वीं सदी में जो है नागरिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार की बात की जा रही थी, इनकी वकालत हुई, ये उभरा। उसके बाद दूसरा वो बताते हैं राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार जो है वो मुख्य रूप से 19वीं सदी, कब? 19वीं सदी में ये उभर कर सामने आया। और तीसरा और अंतिम जो है वो है सामाजिक अधिकार, ये मुख्य रूप से 20वीं सदी में इसकी बात की जाने लगी। आई होप कि आप लोग ये समझ पाए होंगे कि टीएच मार्शल ने किस प्रकार से अधिकारों जो नागरिक को अधिकार मिले हैं वो उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उनका एक विशिष्ट एरा रहा है जिसको वो परिभाषित करते हैं। 18वीं सदी में नागरिक या कानूनी अधिकार की बात करते हैं, 19वीं सदी में राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं, और आखिर में सामाजिक अधिकार जो कि 20वीं सदी में उभरा, इसकी वो बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। टीएच मार्शल एक राजनीतिक समुदाय के पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में जो है वो परिभाषित करते हैं किसको? सिटीजनशिप को, नागरिकता को। इसे मैंने पहले भी बताया था। ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट और सीयूईटी पीजी दोनों एंट्रेंस में नागरिकता की ये परिभाषा जो है वो पूछी गई है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पॉलिटिकल कम्युनिटी सिटीजनशिप एज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, राजनीतिक समुदाय के पूर्ण और सामान्य सदस्यता के रूप में परिभाषित करते हैं किसे? नागरिकता को। कौन? टीएच मार्शल। अब जब एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में इसको देखते हैं या फिर एक इक्वल मेंबरशिप के रूप में देखते हैं तो उसमें उन्हें कुछ वादे दिखाई पड़ते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या वो बताते हैं? राजनीतिक समुदाय के सदस्यों के बीच में पदसोपानीय असमानता यानी कि हेरार्कियल इनइक्वालिटी, इस तरीके की जो हेरार्कियल मैनर में लोग होते हैं उनके बीच में जो असमानता होती है वो नहीं होती है। दूसरे शब्दों में उनके बीच क्षैतिज बंधुता यानी कि ये हॉरिजॉन्टल स्तर पर जो है वो समानताएं उनके बीच होती है। उसके बाद दूसरा है वो है एकीकरण, इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन का वायदा जो होता है वो इनकी जो नागरिकता है उसमें दिखाई पड़ता है। वो कहते हैं कि धीरे धीरे नागरिकता के घेरे का विस्तार होगा और इसमें अब तक बहिष्कृत और हाशिए पर रह रहे लोग भी शामिल होंगे, यानी असमानता बिल्कुल नहीं होगी और लोग जो हैं वो चाहे किसी भी पायदान पे हों उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अधिकार और नागरिकता, इससे संबंधित क्या डिबेट है उसे हम समझते हैं। टी.एच. मार्शल ने अपनी रचना सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, बताया मैंने, 1950 में प्रकाशित होती है, जिसमें उन्होंने नागरिकता को समुदाय की पूर्ण सदस्यता के रूप में चित्रित किया। मार्शल ने नागरिकता के विकास को अधिकार के साथ जोड़ते हुए इसे निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया है। सबसे पहले, नागरिकता का पहला चरण, यानी कि वो चरण जब नागरिकता जो है अधिकार के रूप में उभर रही थी धीरे धीरे। इसमें उन्होंने कौन कौन से नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए उसके बारे में बताया है। तो पहले चरण में क्या हुआ, लोगों को स्वतंत्रता एवं संपत्ति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें संवैधानिक लोकतंत्र भी विद्यमान था। और ये कहाँ पे संभव था, लोकतंत्र में ही संभव था। उसके बाद नागरिकता के दूसरे चरण में क्या होता है कि व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें मत देने का अधिकार शामिल है। उसके बाद तीसरा, नागरिकता का जो तीसरा चरण है या तीसरा फेस है, उसमें क्या होता है, लोगों को सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें कल्याणकारी राज्य का विकास हुआ। और टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता एक सामाजिक परिस्थिति भी है। क्या चीज़, सोशल स्टेटस। जहन में बिठा लीजिए अब अपने कि नागरिकता को सोशल स्टेटस के रूप में किसने परिभाषित किया है। ये हमारे टी.एच. मार्शल हैं जिन्होंने सोशल स्टेटस कहा है, किसे, नागरिकता को। इनके अनुसार जिस समाज में वर्ग विभाजन होता है और पूंजीवादी विषमता बनी रहती है, वहाँ पर नागरिकता का विचार प्रभावी नहीं होगा। यानी कि ऐसा समाज जहाँ पर अलग अलग वर्ग में लोग बटे हुए हैं और जहाँ पर पूंजीवादी विषमता पाई जाती है, कुछ लोग अमीर हैं कुछ लोग गरीब हैं और इस आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो वहाँ पर टी.एच. मार्शल के अनुसार जो नागरिकता का विचार है ये प्रभावी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर टी.एच. मार्शल से रिलेटेड सिटीजनशिप से जो भी उनका विचार था उसे हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम विभेदीकृत नागरिकता यानी कि डिफरेंशिएट सिटीजनशिप के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें विल किमलिका और मैरियन यंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विल किमलिका तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका जो मेन काम है वो इनका बहुसंस्कृतिवाद पर है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, बहुसंस्कृतिवाद से रिलेटेड जो प्रश्न होता है वो विल किमलिका के ऊपर पूछा जाता है। तो बहुसंस्कृतिवाद का विचार जो है वो विल किमलिका ने दिया है। हालांकि बहुसंस्कृतिवाद से और भी थिंकर जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे भिखू पारेख जो हैं वो भी बहुसंस्कृतिवाद से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे थिंकर हैं, लेकिन भिखू पारेख और विल किमलिका, ये जो दो इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, ये बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैरियम यंग जो हैं, इन्होंने जो सिटीजनशिप या फिर इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मान्यता की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। इसके लिए मैरियम यंग को जाना जाता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन करना ज़रूरी समझा। हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इनके क्या विचार हैं इसको हम समझते हैं। सबसे पहला है, इस दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक बहुसंस्कृतिवादी विचारक हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएट सिटीजनशिप की बात कर रहा हूँ। समूह विभेदिक नागरिकता या फिर विभेदीकृत नागरिकता, डिफरेंशिएट सिटीजनशिप का अर्थ होता है कि कुछ निश्चित समूह के सदस्यों को व्यक्तियों के रूप में ही नहीं बल्कि उनके समूह के माध्यम से भी समायोजित किया जाना चाहिए। ऐसे समूह के सदस्यों के अधिकार आंशिक रूप से उनके समूह की सदस्यता पर निर्भर होने चाहिए। यानी कि व्यक्ति को केवल व्यक्ति होने के लिए अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि एक व्यक्ति होने के नाते उसको कुछ अधिकार मिल गया है, बल्कि इस अवधारणा के जो समर्थक है उनका मानना है कि नागरिकों को नागरिक होने या व्यक्ति होने के नाते ही अधिकार नहीं मिलने चाहिए, बल्कि समाज में बहुत सारे समूह होते हैं और उन समूह की अपनी कुछ विशिष्ट
या फिर विशेषताएं होती है, उसके बेसिस पे भी उनको अधिकार मिलने चाहिए। तो समूह विभेदित नागरिकता सांस्कृतिक संबंधों द्वारा नागरिकता का अर्हक मानती है कि जितने भी समूह होते हैं, बहुत सारे समाज में समूह बटे हैं, उनके कुछ सांस्कृतिक संबंध होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो समाज में उनके द्वारा संपन्न की जाती है, तो उसके आधार पर भी नागरिकता को वापस से परिभाषित करना चाहिए। यह नागरिकता को समान अधिकार मतभेद दोनों रूपों में देखती है। समूह विभेदित नागरिकता की घोषणा करने वाला समाज उन सांस्कृतिक मतभेदों का मूल्यांकन करता है जिनमें समान और स्वतंत्र नागरिक आश्रय लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इनके अनुसार आधुनिक बहुलवादी समाजों में नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है। ये क्या कहते हैं कि अब इनका क्या मानना है, इनका कहना है कि आधुनिक बहुलवादी समाज में जो है नागरिकता को वापस से परिभाषित करने की ज़रूरत है और कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान करने की ज़रूरत है नागरिकों को। अब ये दायरा क्या होगा, वो कहते हैं प्रजाति, लिंग आदि आधारों को ध्यान में रखकर नागरिकता प्रदान की जाए। ये कौन मानते हैं, ये मेरियन यंग मानते हैं। विल्क-मिल्का की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विल्क-मिल्का जो है अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने के समर्थन में है। विल्क-मिल्का जो है बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की अधिक बात करते हैं और इनको विशेष अधिकार देने की समर्थन करते हैं। इन्होंने 3 अधिकार देने की बात कही है। ये 3 अधिकार इम्पॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहला अधिकार है किसकी, ये अल्पसंख्यकों की। सबसे पहला स्वशासित होने का अधिकार, सेल्फ गवर्नमेंट राइट। दूसरा है सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल या फिर पॉलिटेनिक राइट। अगला है प्रतिनिधित्व का अधिकार, रिप्रेजेंटेटिव राइट। तो ये वो 3 अधिकार हैं जिसकी बात विल्क-मिल्का करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विल्क-मिल्का से रिलेटेड इनकी कुछ फेमस किताबें हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। इसको हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन इसको यहाँ पर भी मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, अ लिबरल थियरी ऑफ माइनॉरिटी राइट। अभी मैंने बताया कि माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यकों की ये बात करते हैं, किसके अंतर्गत, बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत। ये किताब कई बार पूछा गया है यूजीसी नेट जीआरएफ में, मैच द फॉलोइंग या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस में, और आपका सीयूटी पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में भी। द राइट ऑफ माइनॉरिटी कल्चर्स 1995 में ये पब्लिश होती है इनकी। पॉलिटिक्स इन दी वर्निकुलर नेशनलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड सिटीजनशिप, ये 2001 में पब्लिश होती है। जस्टिस इन इमिग्रेशन, ये 2005 में इनकी बुक पब्लिश होती है। हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम मेरियन यंग की किताब को देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी किताब, और इनकी किताब ये वाली, जस्टिस एंड दी पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। ये कॉन्सेप्ट मान लिया जाए पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस जो है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ये इससे कौन से थिंकर हैं जो जुड़े हुए हैं, तो वो ये हमारे मेरियन यंग हैं। तो इनकी बुक है जस्टिस एंड दी पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। इसके अलावा इंक्लूजन ऑन डेमोक्रेसी, ये 2000 में पब्लिश होती है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जस्टिस 2011 में इनकी बुक आती है। इसके अलावा ऑन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस, ये भी बुक मेरियन यंग ने लिखा है। इसके अलावा ग्लोबल चैलेंजेस, वॉर, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जस्टिस, ये 2007 में इनकी बुक आती है। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एक तरीके से एग्ज़ाम का निचोड़ है, जिसके अंदर सिटीजनशिप से रिलेटेड जो थिंकर हैं हमारे, उनके ऊपर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि सिटीजनशिप के ऊपर ये जो मेजर थिंकर हैं और इन्होंने सिटीजनशिप के ऊपर क्या कुछ कहा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनको मैं कवर कर दूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।